Hello, friends. I hope you're doing good. Let's begin with today's edition. This edition includes every event that has happened in the past few days and is important from exams perspective. Let's begin. फ्रेंड्स, ये आज की पहली न्यूज रिलेटेड है पार्लियामेंट से. इसका कॉन्टेक्स्ट है पार्लियामेंट में किया गया मोशन ऑफ थैंक्स. तो फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस एडिशंस में बात की थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर एक नए साल की शुरुआत में और फ्रेश इलेक्शंस के बाद कंक्लूड होने वाले लोकसभा के पहले सेशन को एड्रेस करती हैं, जिसको प्रेसिडेंट्स एड्रेस भी बोला जाता है. सिमिलरली इसी तरीके से स्टेट असेंबलीज में भी होता है, पर हम इस समय पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं. तो प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद हाउस मोशन ऑफ थैंक्स को पास करता है. तो लोकसभा में भी ऐसा किया गया है. द लोकसभा हैज अडॉप्टेड मोशन ऑफ थैंक्स. इस मोशन ऑफ थैंक्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट करते हैं और वो बोलते हैं कि वो श्योर है कि अब इन होने वाले इलेक्शंस में उनकी पार्टी दोबारा से जीतेगी एंड इट विल कम इन पावर. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट्स एड्रेस और मोशन ऑफ थैंक्स, विच ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस इन पार्लियामेंट, जिनके बारे में अभी हम ब्रीफली बात करते हैं. बात करते हैं कि पार्लियामेंट में कौन कौन से तरीके के मोशंस होते हैं. फिलहाल हम उन पर डिटेल में बात नहीं करेंगे. तो एक मोशन होता है क्लोजर मोशन, जो डिबेट को खत्म कर देता है. एक मोशन होता है प्रिविलेज मोशन, जिसको इस्तेमाल किया जाता है जब किसी मेंबर पर एलिगेशंस होती है कि उन्होंने अपने प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है. एक और मोशन है कॉलिंग अटेंशन मोशन, जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी मुद्दे पर डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए. एक मोशन होता है एडजर्नमेंट मोशन. ये एक काफी इंपॉर्टेंट मोशन है जिस पर प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है. इस मोशन को भी इस्तेमाल किया जाता है किसी टॉपिक पर डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए. और इस मोशन की खास बात है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है और इसको सिर्फ लोकसभा में यूज किया जा सकता है. राज्यसभा एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता. एक और मोशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके बारे में आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है. इसको भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. एक और मोशन है, वो है मोशन ऑफ थैंक्स. इसको इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद और इसी मोशन से ये न्यूज रिलेटेड है. और आखिरी मोशन है पॉइंट ऑफ ऑर्डर. नाउ फ्रेंड्स, इन मोशंस की और डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके नोट्स को एक्सेस कर ले. वहां पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है. ये इंफॉर्मेशन तो आपको आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में भी मिल जाएगी. एंड क्योंकि इट्स फेब्रुअरी, आई एम अज्यूमिंग कि अब तक आप ये सब पढ़ चुके होंगे. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज. ये न्यूज रिलेटेड है जुडिशरी से, जहां पर स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब के रिकैटेगराइजेशन को लेकर एक जजमेंट दी जाने वाली है. तो इस न्यूज इवेंट पर बात करने से पहले हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि इस मुद्दे की हिस्ट्री क्या है. तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के एक 7 जज का बेंच सुनवाई करेगा, पिटिशंस को सुनेगा कि क्या स्टेट्स के पास स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को सब क्लासिफाई, उनमें और क्लासिफिकेशन करने की पावर है या नहीं है. अगर है तो वो ऐसा कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसका मतलब होगा कि ऐसा सिर्फ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, इंडिया के कई सारे स्टेट जैसे कि पंजाब, बिहार या तमिलनाडु अपने स्टेट लेवल पर ऐसे बिल्स को पास कर चुके हैं जिन बिल्स में उन स्टेट्स में एग्जिस्ट करने वाले स्केड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स को सब कैटेगराइज किया गया हो. सब कैटेगराइजेशन का मतलब है कि जिस तरीके से स्केड्यूल्ड कास्ट ट्राइब एक ग्रुप है, उसमें भी सब ग्रुप बना दिए जाएं कि ये स्पेसिफिक स्केड्यूल्ड कास्ट ट्राइब, इसको काफी बेनिफिट्स मिल चुके हैं और इस कम्युनिटी को प्रिविलेज्ड समझा जा सकता है. और फॉर एग्जाम्पल एक और स्केड्यूल्ड कास्ट ट्राइब, उसको क्लासिफाई किया जा सकता है कि इसको कोई बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, सरकार के द्वारा दी जाने वाले बेनिफिट्स उस तक नहीं पहुंचे हैं और उसको अब और बेनिफिट्स दिए जाएं. ये मतलब है सब क्लासिफिकेशन का. पर क्योंकि स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में चेंज करने की पावर केवल पार्लियामेंट के पास है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस लिस्ट को बनाते हैं, इसलिए स्टेट्स के द्वारा अपने लेवल पर इस लिस्ट में किए जाने चेंजेस को लीगली चैलेंज किया गया है. मतलब स्टेट्स के एफर्ट पूरे तरीके से सक्सीड नहीं हो पाए हैं. और क्या स्टेट्स ऐसा कर सकते हैं, यही क्वेश्चन अब सुप्रीम कोर्ट में है.
2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकते, स्टेट्स कैन नॉट यूनिलेटरली सब कैटेगराइज कम्युनिटीज। और फिर 16 साल बाद 2020 में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट्स ऐसा कर सकते हैं अगर वो अपने लेवल पर स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में चेंजेस करते हैं तो उसको टिंकरिंग नहीं समझा जाएगा। द स्टेट्स कुड प्रोसीड विद इट। अब 2004 और 2020 के जजमेंट्स के बीच एक कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट दोबारा से हियरिंग करेगा। इस 2020 में दी गई जजमेंट को, जो 2004 के जजमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, इसको एक लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज। तो क्या स्टेट स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? इसकी हियरिंग शुरू होगी 6 फरवरी को। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इस इवेंट में जो भी अपडेट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज इवेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंडिया की पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। आप इस न्यूज इवेंट को ध्यान से समझें और अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर लें। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए एक लेजिस्लेशन से। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में चीटिंग ना हो, ये इंश्योर करने के लिए और चीटिंग को और फॉर्मली पीनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है। इस बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। इस बिल में गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग करने वालों के लिए मिनिमम 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट सजेस्ट की गई है और 1 करोड़ रुपए तक के फाइन को सजेस्ट किया गया है और डिफाइन किया गया है कि इलीगल प्रैक्टिसेस क्या हैं। उनकी बात करें तो जैसे कि क्वेश्चन पेपर और आंसर की को लीक कर देना, या फिर किसी एग्जाम दे रहे कैंडिडेट को असिस्ट करना, या फिर कंप्यूटर सिस्टम में टैंपरिंग करना, कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ छेड़छाड़ करना। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट बिल नहीं है, बट स्टिल वी मेंशन्ड इट बिकॉज यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है पार्लियामेंट से। इसका कॉन्टेक्स्ट है पार्लियामेंट में सी किए गए सेकेंड बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, इसके लिए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में अप्रूवल मांगी है कि उनको 78,673 करोड़ रुपए और दे दिए जाएं। अब इस डिमांड के ब्रेकडाउन की बात करें तो वो है 10,798 करोड़ रुपए मांगे गए हैं मनरेगा पर होने वाले एक्सपेंडिचर के लिए, 9,231 करोड़ रुपए मांगे गए हैं फूड सब्सिडी के लिए और 3,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं फर्टिलाइजर सब्सिडीज के लिए। अब इस न्यूज इवेंट से क्या इंपॉर्टेंट है वो है कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होते हैं और पार्लियामेंट में और किस किस तरीके के बजट रिलेटेड ग्रांट्स होते हैं। फिलहाल हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे टू कीप द लेंथ ऑफ दिस एडिशन लिमिटेड। ये डिटेल हालांकि नोट्स में प्रेजेंट है और आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस बुक में भी प्रेजेंट है। प्लीज डू स्टडी देम। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है ज्ञान व्यापी मॉस्क से, जो कि एक हैवी पॉलिटिकल न्यूज है, बट वी स्टिल कवर इट क्योंकि ये एक मेजर इवेंट है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान व्यापी मॉस्क के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन की थी। उनसे ये विनती की थी कि इस मॉस्क के बेसमेंट में हिंदू डिवोटीज को पूजा करने की परमिशन देने वाले ऑर्डर पर स्टे लगा दिया जाए, उसको थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाए। वाराणसी के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 31 जनवरी को ये परमिशन दी थी कि इस मॉस्क के एक बेसमेंट में, जिसका नाम है व्यास तहखाना, वहां पर हिंदू डिवोटीज को पूजा करने की परमिशन दे दी जाए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन किया गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है और बोला है कि पूजा की परमिशन दे दी जाए। अब फ्रेंड्स, इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट की। इस एक्ट को हम अपने एडिशंस में पहले काफी बार डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ फॉर द लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग इट अगेन। इस एक्ट को पास किया गया था 1991 में और इस एक्ट में ये डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया में 15 अगस्त 1947 की डेट पर कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप
जिस भी कैरेक्टर का है, उसके कैरेक्टर को एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में चेंज नहीं किया जाएगा। अगर कोई हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप है तो उसके कैरेक्टर को चेंज करने के लिए पिटीशंस नहीं हो सकती, और अगर कोई मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप है या फिर कोई बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप है या फिर कोई सिख प्लेस ऑफ वर्शिप है, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए कोर्ट में पिटीशन नहीं की जा सकती। और 1991 में इस लॉ के पास होने के बाद ऐसे सभी पेंडिंग केसेस को एंड कर दिया गया था। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है वन नेशन वन इलेक्शन से, जिसके कॉन्टेक्स्ट में यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में बोला है कि इस मुद्दे को स्टडी करने के लिए बनाई गई हाई लेवल कमिटी, जिसको इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हेड करते हैं, इस कमेटी पर इस मुद्दे को स्टडी करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई गई है। इट विल टेक इट्स ओन टाइम, और जब उसकी स्टडी पूरी हो जाएगी देन द रिपोर्ट विल बी प्रेजेंटेड, पर इसके लिए कोई फिक्स्ड डेडलाइन नहीं है। यह हाई लेवल कमिटी इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन कराए जाने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर से उनके ओपिनियन ले रही है। इस कमेटी ने इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी से भी उनके ओपिनियन लिए हैं, एंड इट हैज रिसीव्ड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम 35 पॉलिटिकल पार्टीज टिल डेट। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से, जिस योजना के तहत इंडिया के ऐसे हाउसहोल्ड्स, इंडिया के ऐसे घर जो हर महीने 300 यूनिट से कम का इस्तेमाल करते हैं, उनके घरों पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूफटॉप सोलर सिस्टम्स को इंस्टॉल करेगी अपने पैसों से, फुली सब्सिडाइज्ड। तो इस न्यूज आर्टिकल में बोला गया है कि अगर सरकार पूरे तरीके से इस स्कीम के कॉस्ट को बेयर करती है, पूरे तरीके से स्कीम के कॉस्ट को उठाती है, तो वो खर्चा होगा रफली लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। और इस पीस में बोला गया है कि ये पावर सेक्टर रिलेटेड स्कीम पुरानी पावर सेक्टर रिलेटेड स्कीम से अलग है। इस स्कीम में इन दिस करंट मॉडल स्टेट बेस्ड पावर कंपनीज का कोई रोल नहीं है, और यूनियन गवर्नमेंट पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी। यूनियन गवर्नमेंट प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नेशनल लेवल एजेंसीज जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी की मदद लेगी। ये एनटीपीसी की जिम्मेदारी होगी कि वो आइडेंटिफाई करे कि वो कौन से हाउसहोल्ड्स हैं जिनको इस स्कीम के बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए। और इस पीस में बोला गया है कि क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट एजेंसीज की जरा सी भी मदद नहीं ले रही है, इंप्लीमेंटिंग द स्कीम कैन बी अ बिट चैलेंजिंग। और इस स्कीम से रिलेटेड एक और डिटेल ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही लोग जो 300 यूनिट से कम पावर कंज्यूम करते हैं, केवल उन्हीं के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। नहीं, ऐसे हाउसहोल्ड्स भी जो 300 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वो भी इस स्कीम के बेनिफिट ले सकते हैं, पर उनको इस स्कीम में 40% कॉस्ट खुद बेयर करनी पड़ेगी। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस स्कीम की, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की। ये स्कीम, एज आई हैव सेड ऑलरेडी इन माय प्रीवियस एडिशंस, एक काफी मेजर स्कीम है। इस स्कीम का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है, सो यू शुड पे अटेंशन टू दिस स्कीम। इस स्कीम का गोल है इंडिया में हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर सिस्टम्स को बढ़ाना, फोस्टर करना, एंकरेज करना। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, इंडिया के ऐसे हाउसहोल्ड्स जो हर महीने 300 यूनिट से कम का इस्तेमाल करते हैं, उनके घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम को फ्री में इंस्टॉल किया जाएगा। और इंडिया में लगभग 1 करोड़ ऐसे घर हैं जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा करने में जो भी खर्चा होगा उसकी पूरी कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, और इन घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और इन बेनिफिट्स का अगर हिसाब लगाया जाए तो हर हाउसहोल्ड को एनुअली 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होगी। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी इसी स्कीम से रिलेटेड है। इसका कॉन्टेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर की इस स्कीम से रिलेटेड दी गई एक स्टेटमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी एक स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ये रूफटॉप सोलर स्कीम और क्लीन कुकिंग मिशन, इन स्कीम से इंडिया की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस स्कीम में जितने भी रूफटॉप सोलर सिस्टम होंगे, हर एक के साथ कम से कम एक ना एक बैटरी जरूर कनेक्टेड होगी।
और जब इतने सारे हाउस होल्ड्स में ये रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा तो बैटरीज की डिमांड जाहिर सी बात है बढ़ेगी। और इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश है कि बैटरीज, सोलर पैनल्स और बाकी सभी कंपोनेंट्स इंडिया से ही प्रोक्योर किए जाएं। और जब डिमांड इतनी बढ़ेगी तो ये इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और इससे कॉस्ट ऑफ बैटरीज कम होगी, जिससे इंडिया की ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा। प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में बोलते हैं कि बैटरी मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स का यूज करें और ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल में भी रिसर्च को परस्यू करें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इसका कॉन्टेक्स्ट है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई एक सजेशन। तो फ्रेंड्स, 22nd लॉ कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी है और उन्होंने बोला है कि इंडिया के क्रिमिनल लॉज में अभी एग्जिस्ट कर रहे क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ को हटाने की कोई जरूरत नहीं है, इट शुड बी रिटेन्ड। फ्रेंड्स, जिस तरीके से न्यू क्रिमिनल लॉज में सेडिशन के ऑफेंस को हटा दिया गया है, उसी तरीके से क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ को भी लॉ से हटाने की बात की गई थी। पर लॉ कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में बोला है कि इंडिया के लॉ से क्रिमिनल डिफेमेशन को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कमीशन बोलता है कि क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ राइट टू रेपुटेशन प्रोवाइड करता है और ये राइट टू रेपुटेशन डिराइव्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से, जो कि एक फंडामेंटल राइट है विच गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसीलिए इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अपने रिकमेंडेशन में बोलता है कि किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन इंटेंजिबल है। रेपुटेशन को कमाने में जिंदगी भर लग जाती है पर इसको डिस्ट्रॉय करने में सेकंड्स लगते हैं, और इसीलिए ये क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ एसेंशियल है लोगों की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये पैनल क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में दी जाने वाले पनिशमेंट को भी एड्रेस करता है और बोलता है कि इसके लिए दिए जाने वाले पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस को भी इंक्लूड किया जाए। कम्युनिटी सर्विस एक न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जिसको भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड किया गया है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और मालदीव्स का रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ने एक स्टेटमेंट दी है और अपनी स्टेटमेंट में बोला है that India is set to replace its military personnel from the Maldives in 2 phases by 10th of May। मालदीव्स की गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दी है उनके और इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बीच हुई एक हाई लेवल कमिटी मीटिंग के बाद। बट यू शुड पे अटेंशन दैट मालदीव्स की गवर्नमेंट ने रिप्लेस वर्ड का यूज किया है, रिमूव वर्ड का यूज नहीं किया। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इस पर भी क्लैरिफाई नहीं किया कि ये रिप्लेसमेंट क्या होगी। क्या इंडिया मिलिट्री पर्सनल पूरे तरीके से वहां से इवैक्यूएट कर लेगी या उन मिलिट्री पर्सनल को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और बैच ऑफ पर्सनल्स के साथ। अब इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि इंडिया और मालदीव्स दोनों साइड्स ने आपस में समझौता किया है टू फाइंड म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशंस। अब मालदीव्स की गवर्नमेंट अपने इस स्टेटमेंट में एक और बात बोलती है कि वो रेडी हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच कमिटमेंट के लिए और कोऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए इन द मैटर्स ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। और अगर आपने इससे पहले वाले एडिशन को देखा है विच वॉज अ बजट स्पेशल एडिशन, तो आपको जरूर पता होगा कि पास किए गए इंटरिम बजट में मालदीव्स के लिए एक काफी ग्रेट फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया है, जिससे एक हिंट मिलता है कि शायद दोनों साइड्स ने एक म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशन, एक समझौते को फाइंड कर लिया है। अब इस इवेंट में जो भी अपडेट्स होते हैं 10 मई को क्या होता है, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए काफी सारे स्टेट्स इस समय जुटे हुए हैं, काफी सारे लोग, काफी सारी पार्टीज इस समय कोशिश में है कि दोनों साइड्स के बीच एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ऐसी एक मीडिएटिंग पार्टी कतर भी है और कतर ने अनाउंस किया है कि हमास ने मंजूरी दे दी है एक प्रपोजल को, जिस प्रपोजल में दोनों साइड्स का आपस में
होस्टेज और प्रिजनर एक्सचेंज करने के लिए एक डील पर बात की गई है एंड दिस डील विल रिजल्ट इन अ टेम्पररी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज विद इजराइल। मतलब अगर इस डील पर बात की जाती है तो दोनों साइड्स के बीच एक थोड़े समय के लिए सीज फायर मेंटेन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस कॉन्फ्लिक्ट को चलते हुए अब लगभग 4 महीने हो चुके हैं और गाजा में स्थिति काफी गंभीर है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि गाजा में एक ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन है। गाजा में एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल सप्लाईज जैसे कि फूड, वाटर, फ्यूल या मेडिसिन की एक एक्यूट शॉर्टेज है। अब इस एक्सचेंज डील में क्या अपडेट्स होते हैं, क्या प्रोग्रेस होता है, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है आरबीआई के द्वारा लिए गए एक डिसीजन से, जिस डिसीजन ने आरबीआई ने पेटीएम पर काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। आरबीआई हैज डायरेक्टेड पेटीएम कि वो 29 फरवरी तक अपने सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बंद कर दें और 15 मार्च तक सभी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस को सेटल कर दें। फ्रेंड्स, इस इवेंट पर हमने अपने पहले एडिशंस में भी बात की थी। अब बात करते हैं कि आरबीआई ने ये डिसीजन क्यों लिया है। आरबीआई को आफ्टर एन एक्सटर्नल ऑडिट पता चला है कि पेटीएम के बिजनेसेस में काफी सारे मेजर इश्यूज हैं। पेटीएम के पास अपने कई सारे कस्टमर्स की केवाईसी डिटेल्स नहीं है। पेटीएम्स के कई सारे कस्टमर्स के पैन कार्ड नंबर्स भी वैलिडेटेड नहीं हैं और एक पैन नंबर पर पेटीएम के कई सारे अकाउंट्स लिंक्ड हैं। ऐसे कई हजार केसेस में पाया गया है कि पेटीएम के केस में एक पैन कार्ड से कई सौ कस्टमर्स के अकाउंट लिंक्ड हैं और ये एक मेजर मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क है। दैट इज व्हाई आरबीआई हैज टेकन हिज एक्शन। पेटीएम पर एलिगेशन है कि पेटीएम अपने कई सारे ऐसे अकाउंट्स जो किसी से लिंक्ड नहीं हैं, विच आर नॉन एज म्यूल अकाउंट्स, उनको यूज कर रहा था ट्रांजैक्शंस करने के लिए और ये सस्पेक्टेड है कि दिस वाज डन टू लॉन्डर मनी। अब दोस्तों, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आरबीआई का अपना रेगुलेटरी रोल को पूरा करने का। अब इस इवेंट में भी जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग इट। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है भारत रत्न से। भारत रत्न कुछ दिनों पहले भी न्यूज इवेंट में था, जब अनाउंस किया गया था कि सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। अब भारत रत्न के एक और अवार्डी को डिक्लेयर किया गया है। इंडिया के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी को भी भारत रत्न दिया जाएगा। भारत रत्न, आई एम श्योर यू नो कि ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इट इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। एल.के. अडवाणी को 2015 में ऑलरेडी पद्म विभूषण दिया जा चुका है। एंड एज वी स्पोक, इस साल सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया गया है। तो बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको 1954 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये दिया जाता है कई सारी फील्ड्स में एक्सेप्शनल सर्विस के लिए। वो फील्ड्स हैं फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस। भारत रत्न दिए जाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि द रिसिपिएंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। फ्रेंड्स, 2011 में इस अवार्ड से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए थे। जहां पहले ये अवार्ड लिमिटेड था सिर्फ आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज तक। 2011 में चेंजेस के बाद इसको एक्सपैंड कर दिया गया था एंड द क्राइटेरिया इंक्लूडेड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। फ्रेंड्स, जिसको भारत रत्न दिया जाता है उसकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 7th रैंक होती है और ओरिजिनली ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता था जो जिंदा होते थे, पर 1955 में इसमें चेंजेस किए गए थे एंड नाउ दिस अवार्ड कैन ऑल्सो बी गिवन पोस्टह्यूमसली, मतलब किसी के गुजर जाने के बाद। और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको पोस्टह्यूमसली ये अवार्ड दिया गया था। क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर, जिनको 40 की उम्र में यह अवार्ड दिया गया था, ही बिकेम द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। ये एक माइनर न्यूज है। फ्रेंड्स, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया है। ही इज नो मोर द गवर्नर ऑफ पंजाब। फ्रेंड्स, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित काफी न्यूज में रहते थे बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग फ्रिक्शन
between the government of Punjab and the governor. As I said, this is a minor news which you should be aware of. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट से. इसका कॉन्टेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में देखी गई कुछ बटरफ्लाइज जो कि रेयर बटरफ्लाइज हैं. तो फ्रेंड्स, डस्टेड अपोलो जो कि एक रेयर बटरफ्लाई है जिसको काफी ऊंचाई पर पाया जाता है इन द माउंटेन रीजन्स, उसको पहली बार हिमाचल प्रदेश में देखा गया है. ये डस्टेड अपोलो जिसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1891 में, ये पाई जाती है लद्दाख से लेके नेपाल तक. और जिस ऑल्टीट्यूड, जिस ऊंचाई पर ये पाई जाती है वो है 3500 मीटर से लेके 4800 मीटर के बीच, जो एग्जिस्ट करता है इनर हिमालयाज रेंज में. फ्रेंड्स, ये डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई काफी रेयर है और इसको हिमाचल प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं देखा गया है. फ्रेंड्स, इसी स्पीशीज से रिलेटेड एक और स्पीशीज की बटरफ्लाई रीगल अपोलो को भी कुछ समय पहले मनी महेश में फोटोग्राफ किया गया था. और इस साइटिंग से ये इंडिकेट होता है कि ये अपोलो बटरफ्लाइज इस रीजन में काफी फ्लरिश कर रही हैं. अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये अपोलो बटरफ्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल सिंस इट मेड इट टू द न्यूज यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. फ्रेंड्स, ये हमारा आज का एक्सप्लेनर पीस है. ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पीस है, रिलेटेड है बजट से. इसका कॉन्टेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट, कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों न्यूज में है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट न्यूज में क्यों है. तो फ्रेंड्स, ये हमने अपने लास्ट एडिशन में भी बात की थी और एक बार फिर से करते हैं. हर साल जब बजट को पास किया जाता है तो गवर्नमेंट अपने आने वाले बजट ईयर के लिए एक फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को सेट करती है, अनाउंस करती है. और इस साल इस फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को सेट किया गया है एट 5.1% ऑफ द जीडीपी. और बोला गया है कि इससे अगले साल फॉर द बजट ईयर 2025-2026 इस फिस्कल डेफिसिट को और कम कर दिया जाएगा एट 4.5%. मतलब इस आने वाले बजट ईयर में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट होगा 5.1% और उसके नेक्स्ट बजट ईयर में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट होगा 4.5%. अब बात करते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है. व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट? तो फ्रेंड्स, ये एक काफी सिंपल कंसेप्ट है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. फिस्कल डेफिसिट होता है जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा बढ़ जाता है. मतलब अगर आपकी आमदनी है 100 रुपए और आपका खर्चा है 120 रुपए, तो आपका फिस्कल डेफिसिट होगा 20 रुपए. और फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए फिर गवर्नमेंट बोरोइंग करती है या अपने एसेट्स को बेचती है. फ्रेंड्स, आई होप यू नो कि गवर्नमेंट का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स होता है टैक्सेस. फ्रेंड्स, इस आने वाले बजट में एस्टीमेट किया गया है कि गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू होगा 30.8 लाख करोड़. जिस 30.8 लाख करोड़ रुपए में एस्टीमेट किया गया है कि टैक्स से होने वाला रेवेन्यू होगा 26.02 लाख करोड़. जिससे आपको आइडिया मिलना चाहिए कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का टैक्सेस कितना बड़ा सोर्स है. और इस आने वाले बजट ईयर में जिसके लिए इंटरिम बजट पास किया गया है, गवर्नमेंट ने एस्टीमेट किया है कि उसका एक्सपेंडिचर होगा 47.66 लाख करोड़, विच यू कैन सी दैट द एक्सपेंडिचर is exceeding the estimated revenue. So fiscal deficit will be there for sure. और फिस्कल डेफिसिट हमेशा होता है इंडिया के केस में या ग्लोबली कहीं भी. दिस इज अ जनरल ट्रेंड. गवर्नमेंट्स ऑलवेज परफॉर्म इन फिस्कल डेफिसिट्स. फ्रेंड्स, फिस्कल सरप्लस की बात करें तो ये होता है जब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है. बट एज ए सेड, इट इज अ वेरी रेयर कंडीशन. ऐसा जनरली नहीं होता है. गवर्नमेंट का जनरली फोकस रहता है कि वो अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करे और इस पर नहीं रहता कि वो फिस्कल सरप्लस में जाए या अपने बजट्स को बैलेंस करे, मतलब अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करे. अब बात करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जब होता है तो गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को फंड कैसे करती है. हाउ डज द गवर्नमेंट फंड इट्स फिस्कल डेफिसिट? फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट भी इकोनॉमी की प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक है. आई होप आपको ये पता है एंड दिस टू यू इज सर्विंग जस्ट एज अ रिविजन मटेरियल.
फ्रेंड्स, गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए जनरली पैसे को बोरो करती है, और ये बोरोइंग जनरली होती है बॉन्ड मार्केट से। बॉन्ड मार्केट में बोरोवर्स क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप या कोई भी इन्वेस्टर गवर्नमेंट के स्टॉक्स को खरीदता है, उसी तरीके से आप या कोई भी इन्वेस्टर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को भी खरीद सकता है। और जब आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो आपका पैसा गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को कवर करेगा। फ्रेंड्स, आने वाले फिस्कल ईयर के लिए 2024-2025 के लिए सेंटर ने एक्सपेक्ट किया है कि वो रफली 14.3 लाख करोड़ रुपए को बॉन्ड मार्केट से बोरो करेगी। और फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने में सेंट्रल बैंक्स, जैसे कि इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, का भी एक मेजर रोल रहता है। इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लोगों के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ साथ आरबीआई भी खरीदती है। हालांकि आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट से नहीं खरीदती, बट आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट से खरीदती है फ्रॉम द प्राइवेट लेंडर्स। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट दो मार्केट्स होती हैं। प्राइमरी मार्केट होता है जिसने बॉन्ड्स या शेयर्स को इशू किया, उससे डायरेक्टली खरीदना, और सेकेंडरी मार्केट होता है किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदना जिसने उन बॉन्ड्स या शेयर्स को प्राइमरी मार्केट से खरीदा था। तो आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को प्राइमरी मार्केट से नहीं खरीदती। इट डज नॉट बोरो डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। आरबीआई खरीदती है उन लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदा हुआ है फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, एंड दिस इज हाउ आरबीआई इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू गवर्नमेंट बोरोइंग्स। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड इतना इंटरेस्ट इसलिए अचीव करते हैं क्योंकि दे आर जनरली रिस्क फ्री। इनके केस में लॉस का या डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होता। वर्स्ट केस सिनेरियो के केस में क्या हो सकता है? सेंट्रल बैंक कैन क्रिएट फ्रेश करेंसी टू रिपे द लेंडर्स विच विल लीड टू इन्फ्लेशन, बट लोगों की इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली सेफ रहेगी। अब बॉन्ड्स के केस में गवर्नमेंट्स के लिए एक जनरल चैलेंज रहता है इंटरेस्ट रेट। द चैलेंज लाइज इन द इंटरेस्ट रेट, जिस रेट पर गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को बेचती है। फ्रेंड्स, उस केस में जब गवर्नमेंट के फाइनेंसेस अच्छी कंडीशन में नहीं चल रहे, दे आर नॉट हेल्दी, लोगों को पता है कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज नहीं कर रही, गवर्नमेंट को लॉस होने वाला है, गवर्नमेंट इज मिसमैनेज्ड, उस केस में एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वुड नॉट लाइक टू बाय द बॉन्ड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। और क्योंकि उस केस में फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की डिमांड काफी कम होगी, गवर्नमेंट को अपने बॉन्ड्स बेचने के लिए अपने बॉन्ड्स को फिर अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, अपने बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर तो लोग उनके बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट विल बी लाइक कि वी हैव टू सेल देम। तो हम जो भी लोग खरीद रहे हैं उनको बोलते हैं कि देखिए, हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। और क्योंकि उस केस में जब गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को महंगा बेचेगी, और वो गवर्नमेंट के लिए काफी महंगा होगा क्योंकि इवेंचुअली गवर्नमेंट को अपने बॉन्ड्स रीपे भी तो करने पड़ेंगे। सो दिस लीड्स टू एन इंक्रीज्ड बोरोइंग कॉस्ट। अब बात करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट से क्या फर्क पड़ता है। व्हाई इज इट सच एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट? तो फ्रेंड्स, फिस्कल डेफिसिट का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है देश में चल रहे इन्फ्लेशन से। फ्रेंड्स, अगर फिस्कल डेफिसिट हाई है काफी लंबे समय तक, तो उससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि अपने फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट्स की कोशिश रहती है कि वो फ्रेश मनी को प्रिंट कर ले। आपका अगर किसी पे उधार है तो आपको तो वो उधार चुकाना पड़ेगा, पर गवर्नमेंट्स के पास एक हैक है। वो सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई से बोल सकता है कि हमें इन लोगों को पैसे देने हैं, हमें अपना उधार चुकाना है, और हमारे पास अब और कोई तरीका नहीं बचा, आप प्लीज हमारे लिए इतने रुपए प्रिंट कर दें। तो वो फ्रेश मनी प्रिंट करने से गवर्नमेंट का उधार तो चुक जाता है, बट इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे मनी की वैल्यू कम हो जाती है एंड द इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। और फ्रेंड्स, पेंडेमिक के केस में 2020 में व्हेन देयर वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट एक पीक ऑल टाइम हाई पर था, जो था 9.17% ऑफ द जीडीपी। और उस समय पर तो ग्लोबल लेवल पर हर ही जगह यही हाल था। बट वन थिंग दैट द गवर्नमेंट शुड बी कमेंडेड अबाउट, कि गवर्नमेंट ने पेंडेमिक के बाद से अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने पर काफी काम किया है। और अब फिलहाल स्थिति में गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है
5.8%। और फ्रेंड्स, ये फिस्कल डेफिसिट कि किसी गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना है, ये एक बहुत अच्छे रिपोर्ट कार्ड की भी तरह है इन्वेस्टर्स के लिए, मार्केट के लिए, जिससे उन इन्वेस्टर्स को और जनरली मार्केट को पता चलता है कि किसी भी देश के सरकार का फिस्कल डिसिप्लिन कैसा है। और फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिया में ओवरसीज इन्वेस्टर्स भी हैं, तो इंडिया को एक गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की एक ऐसी इमेज हो कि इंडिया हैज अ वेरी गुड फिस्कल डिसिप्लिन। द गवर्नमेंट वांट्स टू टैप द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, और उस केस में लोअर फिस्कल डेफिसिट होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि व्हाट लाइज अहेड इन द केस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फ्रेंड्स, इंडिया ने इस इंटरिम बजट में अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को सेट कर दिया है। गवर्नमेंट की उम्मीद है कि इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में फिस्कल डेफिसिट रहेगा 5.1% ऑफ द जीडीपी पर। तो गवर्नमेंट अपने खर्चे को तो कंट्रोल करेगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोग्राम्स भी हैं जो काफी फाइनेंशियली डिमांडिंग है, इंटेंसिव हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट का प्लान है कि वो टैक्स कलेक्शंस पर डिपेंड करेगी, वो अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएगी, वो कोशिश करेगी कि लोग ज्यादा टैक्स भरें जिससे उनके खर्चे पूरे हो पाएं। गवर्नमेंट की ही उम्मीद है कि इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, एज द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इन द इंटरिम बजट, गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट किया है कि इस साल में उनके टैक्स कलेक्शन में 11.5% का इंक्रीज होगा। मतलब गवर्नमेंट की उम्मीद है कि हमारे खर्चे बढ़ेंगे पर हमारा टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। और गवर्नमेंट ने बोला है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ने के साथ साथ हमारे कुछ केसेस में खर्चे कम भी होंगे, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडीज के केस में जो इस साल हुआ है 1.88 लाख करोड़, वो आने वाले साल में एक्सपेक्टेड है कि उस पर खर्चा होगा 1.64 लाख करोड़। और गवर्नमेंट की उम्मीद है कि फूड सब्सिडी पर भी गवर्नमेंट का खर्चा कम होने वाला है। जहां इस साल खर्चा हुआ है 2.12 लाख करोड़, वो इस आने वाले साल में होगा 2.05 लाख करोड़। नाउ फ्रेंड्स, whatever happens, this remains to be seen and we'll keep following it. That's all for today. See you in the next edition. Goodbye. अगर आपको ये एडिशन पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और प्लीज कमेंट भी करें। It motivates me a lot. Have a good day. Bye.